Hello everyone. First all of good morning. Wish you all a very happy new year to you and your family. तो नव वर्ष की आज ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज 1 जनवरी है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो आप लोग हमेशा खुशी रहे, सुखी रहे और आपके परिवार और आप सभी अपना अपना गोल अचीव करें। तो इसी टाइम से हम लोग चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे। और टॉपिक आज हम लोग का फिर से था ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे। हालांकि पीडीएफ की सुविधा देखो दोस्तों अभी हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि मेरी कोचिंग क्लास चल रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ऐसे आप लाइव ही पढ़िए और ये ऐसी में थोड़ा सा आपको और ज़्यादा मोटिवेट भी मिलेगा। और जो ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको मैं डीपली से समझाने का कोशिश करूँगा। इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि देखने से ही रटेगा कि हमको पीडीएफ मिलेगा, शर्त नहीं। आप सुनिए समझिए, और कोई भी क्वेश्चन को जब तक आप सुनिएगा समझिएगा नहीं, माइंड में सेट नहीं कीजिएगा तो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, बच्चे सब क्या करते हैं, रटना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो रटने वाले से बेटर है कि हम लोग समझें। तो रटने वाले में अगर कोई जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया तो थोड़ा सा हम रटेंगे, बीच में भूल गया तो बस पटरी चेंज, लाइन चेंज। इसीलिए उसको समझिए। आप बीच में अटके तो थोड़ा सा टॉपिक चेंज कीजिए, उसी टॉपिक पे थोड़ा सा चेंज करके अपना बना के लिख सकते हैं। तो आई होप कि चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर देखते हैं। तो कौन कौन सारे ऑब्जेक्टिव आज VVI लेके आए हैं। और आज का ऑब्जेक्टिव है हम लोग का आपदा प्रबंधन से संबंधित, और उसी में से एक चैप्टर बचा हुआ है मानचित्र। ज्योग्राफी का लास्ट है, आपदा प्रबंधन होगा और उसी में से लास्ट एगो होगा हमारा मानचित्र। और उसमें से क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार आता है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए चलते हैं। आज 1 जनवरी को सब दुनिया 1 जनवरी मनाए, हम लोग अपना स्टडी करते हैं। क्योंकि कुछ खास करना चाहिए 1 जनवरी में। ऐसा खास कीजिए कि ये 1 जनवरी जो है आप लोग के लिए एकदम, ये जनवरी पूरा आप लोग के लिए एकदम कारगर साबित हो। ऐसा रिजल्ट दीजिए आप, फरवरी मार्च अप्रैल में आ जाएगा रिजल्ट, बिहार बोर्ड का दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा खांसी हो गया। पहला कहता है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावर प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो एक क्वेश्चन बहुत बार आया गया है कि हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग, दूसरा ऑप्शन दोस्तों गुटेनबर्ग, लेहमान और फिर गिर्रर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेहमान। इसी ने इसने उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का निर्माण किया था। तो किसने किया था, विकास किया था? तो लेहमान, याद रखिएगा, लेहमान ने। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि हेस्यूर विधि का उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है। इनमें कौन सा ऐसी हैं जो इनमें से नहीं है? जैसे कि इसमें है छोटी रेखाएं, मोटी रेखाएं, महीन रेखाएं एवं खंडित रेखाएं। तो हेस्यूर विधि में क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, मोटी रेखाएं, इसका कोई जिक्र नहीं होता, मोटी रेखाएं नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि तल चिन्ह की सहायता से किसी ऊंचे स्थान विशेष को मापी गई जो दूरी होती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का स्थानिक ऊंचाई। स्थानिक ऊंचाई इसका हो जाएगा सही आंसर, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। यानी कि किसी तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष पर मापी गई दूरी स्थानिक ऊंचाई कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई हैं तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होगा? अगर समोच्च रेखाएं दूर दूर तक खींची गई हैं तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होगा? तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा प्रदर्शन, इसका हो जाएगा धीमी ढाल का। अगर दूर दूर से खींचेगा तो धीमी ढाल बनेगा, बिल्कुल, तो धीमी ढाल का हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेस्यूर विधि ने ढालू हिस्सा दिखाई देता है। हेस्यूर विधि में ढालू हिस्सा कैसे दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। तो 5 का इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी कलर का। अगर जब दूर से देखिएगा तो हेस्यूर विधि बैगनी कलर का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि अस्तर रजन विधि से अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग किस भाग को दिखाई देगा? ये क्वेश्चन आता है बहुत बार दोस्तों, बहुत बार, इसीलिए तो ये नीले रंग जो है
स्तर रजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग किस भाग में दिखाई देगा? तो इसका क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, यानी कि पहला है पर्वत, पठार, मैदानी, तो जल हो जाएगा, जल। ये क्वेश्चन और भी आता है कि जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित करता है? यानी प्राकृतिक मानचित्र जो होता है उसमें मरुस्थलीय भूमि, जो राजस्थान की भूमि है, सबसे अधिक मरुस्थलीय भूमि कहाँ पाया जाता है? तो हमारा राजस्थान राज्य में, उसका राजधानी जयपुर। तो वहाँ की भूमि को किस रंग में दर्शाया जाता है? तो इसका 7 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पीला। मानचित्र में इसको पीला रंग से दर्शाया जाता है। चलिए बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली भू आकृति में इसमें से क्या नहीं होता है? जैसे कि लंबाई हो गया, मोटाई हो गया, गहराई हो गया, इनमें से क्या नहीं होगा? अगर जो पृथ्वी पाई जाने वाली भू आकृति में इनमें से क्या नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 8 का डी, गहराई नहीं होगा दोस्तों, गहराई नहीं होगा। चलिए उसके बाद है अस्तर रजन विधि द्वारा बर्फीले क्षेत्र किस रंग के दर्शाया जाता है? इसका ऐसे ही आंसर हो जाए, जब बर्फीला, बर्फ कैसा होता है? व्हाइट, तो उजला हो जाएगा, उजला दिखाई जाता, दर्शाया जाता है। फिर कहता है बीएम किसे प्रदर्शित करता है? बीएम एक मानचित्र से ही टॉपिक क्वेश्चन है कि बीएम किसे प्रदर्शित करता है? स्थानीय ऊंचाई को, तल ऊंचाई को, स्पॉट हाइट को, समोच्च रेखा को, इनमें से किसे? तो ये स्थानीय ऊंचाई को बीएम जो है ना प्रदर्शित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पॉट हाइट स्थान उच्च, ये तो क्वेश्चन हो ही गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 10 नंबर हो गया। चलिए यहाँ पे भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप लोग 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। भूकंप को मापने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? भूकंप को मापने वाले को रिएक्टर स्केल कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। उसके बाद है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमना, वर्षा का ना होना। तो जल की अधिकता, जैसे ही जल अधिक होगा तो हमारा क्या होगा? बाढ़ होगा, पानी नदी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हाँ आपदा से क्वेश्चन भी है दोस्तों। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आपदा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ठंड बहुत ज्यादा है दोस्तों। चलिए आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्राकृतिक आपदा हो गया, दूसरा मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित क्या? एक प्राकृतिक आपदा हो गया, दूसरा मानवीय आपदा हो गया। प्राकृतिक आपदा कैसे होता है? जैसे कि बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया। प्राकृतिक आपदा उसे कहेंगे जो प्रकृति द्वारा आता हो, अपने आप आ जाता है, उसको कोई लाता नहीं है, अपने आप आ जाता है। यानी कि गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं, गिफ्ट को क्या, ये तो गॉड का प्रकोप बोलिए, यानी कि अपने आप आ जाता हो, भगवान के द्वारा दिया हुआ, जो भी मानिए ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ आपदा हो, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मानवीय आपदा उसको कहेंगे जो कि मानव द्वारा दिया गया आपदा हो, उसे मानवीय आपदा कहेंगे। अब प्राकृतिक आपदा में जैसे कि उदाहरण हम दिए, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, सुखाड़ हो गया, फिर जंगल में आग लग जाता है कभी कभी, ये सब हमारे प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन आता है कि बाढ़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। सुखाड़ कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा हो जाएगा हमारा। या फिर जो अपने आप हो रहा है सुनामी प्राकृतिक आपदा हो गया। अब देखिए आता है मानव जनित आपदा। मानव जनित यानी कि मानव के द्वारा जो आपदा होता है। जैसे मानव के द्वारा आपदा कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं कि आतंकवाद कैसी आपदा? ये तो कोई भगवान नहीं लाता है, क्या लाता है दोस्तों? नहीं, ये मानव जनित आपदा हो। आतंकवाद एक मानव जनित आपदा हो, क्योंकि मानव ही होता है वो, और मानवों द्वारा ही कलह कर किया जाता है। दंगे फसाद मानव जनित आपदा होगी। आपदा ही है ना, आपदा का मतलब जिसमें क्षति होता हो। आतंकवाद में क्या लाभ होता है? दंगे फसाद में क्या लाभ होता है? नहीं होता है। ये सभी के सभी जो है हमारा, थोड़ा सा बाजाब ला गया था। चलिए, जो मानव के द्वारा लाया जाता हो उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपदा में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मानव जनित आपदा कौन है और प्राकृतिक आपदा कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, बोल रहा है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों। कहा है एक सुनामी दे दिया है, दूसरा बाढ़ दे दिया है,
तीसरा भूकंप दे दिया है और चौथा आतंकवाद दे दिया है। तो आतंकवाद हम क्या बताएं अभी, आतंकवाद जो हमारी आपदा है मानव जनित आपदा है, मानव के द्वारा है, इसीलिए मानव हमारा मानव जनित आपदा हो गया आतंकवाद, और तीनों प्राकृतिक आपदा हो गया। चलिए इससे क्वेश्चन आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा देखने के लिए। फिर कहता है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। भोपाल गैस त्रासदी जो है दोस्तों किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा। तो भोपाल गैस त्रासदी जो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और वो हमारे जो आपदा है वो हमारा मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे भयंकर भूकंप कब आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है कि पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी कब आया था, 1929 ईस्वी में। याद रखिएगा पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी कब आता है, तो 1929 ईस्वी में। और भूकंप बिहार की बात अगर जो किया जाए सबसे अधिक भयंकर एकदम प्रलयकारी भूकंप कब आया था, तो दोस्तों वो प्रलयकारी भूकंप आया था हमारा 1934 ईस्वी में। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी से संबंधित क्वेश्चन। हाँ, पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाता है। पर्वतीय यानी कि तल चिन्ह से दिखाएगा, स्थानीय चिन्ह से, स्थानीय ऊंचाई से, पर्वतीय छाया द्वारा। तो किससे दिखाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पर्वतीय छायांकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। उसमें पर्वतीय छायाकरण के द्वारा, पर्वत छायाकरण के द्वारा उसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, या पश्चिमी बिहार, या उत्तरी बिहार। तो देखो दोस्तों ये उत्तरी बिहार शुरू से ही बाढ़ ग्रस्त रहा है, क्षतिग्रस्त रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं कि सुखाड़ के लिए जिम्मेदार है बाढ़, भूकंप या वर्षा की कमी। तो सुखाड़ के लिए क्या जिम्मेदार है, सुखाड़ का मतलब सूखा, जहां वर्षा ना हो, पानी ना हो, तो वही ना सुखाएगा। तो पानी की कमी या वर्षा की कमी ऑप्शन मार दीजिएगा कि सुखाड़ का वही कारण है हमारा, वर्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। क्वेश्चन भाखड़ा नंगल बांध दोस्तों किस नदी पर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हमारा सतलुज नदी पर हो जाएगा, सतलज नदी पर जो है हमारा भाखड़ा नंगल बांध है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विषकता वाली नदी कौन सा है। पश्चिम बंगाल में अगर जो कोलकाता साइड की बात किया जाए तो वहाँ पे बाढ़ अधिक क्यों आता है। बिहार में जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि कोसी नदी को हम लोग यहाँ का शोक नदी कहते हैं ना। तो बंगाल का शोक नदी कौन सा हो जाएगा हमारा, दामोदर नदी हो जाएगा दोस्तों। बंगाल का शोक दामोदर नदी हो जाता है, तो इसका सही आंसर दामोदर हो जाएगा। बिहार में सबसे बड़ी त्रासदी क्या है, सुखाड़ है, बाढ़ है, भूकंप है। इसका तो आंसर आप देखिए कि फट से बोल दीजिएगा महाराज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाढ़, क्योंकि बाढ़ सबसे बड़ी त्रासदी है हमारे बिहार का, जिसपे कि सरकार को गौर करना चाहिए। फिलहाल नहीं करता है। हम जानते हैं कि टांग जो होती है ना कुर्सियाँ का, ये 4 सिर्फ दिखने के लिए होता है दोस्तों, होता है बहुत हजार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध, पंत सागर, या गोविंद सागर बांध। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। गोविंद सागर बांध जो है ना, ये भी हमारे सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। भूकंप के नीचे वाला स्थान जहां पे भूकंप का जन्म होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भूकेंद्र कहते हैं। वहां पे भूकेंद्र से ही भूकंप की जड़ें स्टार्ट होते हैं और कंपन द्वारा हमारे अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, भूकेंद्र बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 2004 की बात किया जा रहा है दोस्तों, और पूरे दुनिया की बात किया जा रहा है कि किस हिस्से में सबसे भयंकर सुनामी आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। बंगाल के खाड़ी में जो था बहुत ही भयंकर सुनामी आया था दोस्तों। उसके बाद सबसे खतरनाक तरंग कौन सा होता है, PSML। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे खतरनाक तरंग PSML आता है। तो एल तरंगे जो होता है सबसे खतरनाक तरंगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना नहीं चाहिए। गांव के बाहर, ऊंची भूमि पर,
कहीं भी नहीं। पहाड़ के इसमें किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि पर चले जाइए। इसमें क्या कोई क्वेश्चन में दम है? ऊंची भूमि पर चले जाइए। अब एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा कि मलबे के नीचे दबे व्यक्ति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरबीन का, हेलीकॉप्टर का, या इंफ्रारेड कैमरा का? हेलीकॉप्टर से क्या मलबे के नीचे दिखेगा? नहीं ना दोस्तों, हेलीकॉप्टर से भी नहीं, दूरबीन से भी नहीं, तो इंफ्रारेड कैमरा इसका सही आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले साधन कौन है? टेलीफोन, मोबाइल या बाकी टाकी? तो इसका सही आंसर मारिएगा आप टेलीफोन। टेलीफोन मरवाता है, एनसीईआरटी में भी यही आंसर होगा आपका टेलीफोन, इसलिए इसको टेलीफोन मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? सुखाड़ के लिए, चक्रवात के लिए, कि बाढ़ के लिए? तो ये बाढ़ के लिए रिंग बांध बनाया जाता है दोस्तों। नदी के किनारे किनारे रिंग बांध बनाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे मतलब बोरी वगैरह सब रख देता है, जिससे बाढ़ पानी मतलब मिट्टी कम काटे, ये वहाँ पर रिंग बांध होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में कितने प्रतिशत भागों पर खेती की जाती है? यानी बिहार जो है कितने प्रतिशत भागों पर खेती की जाती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में हो जाएगा दोस्तों 60% भागों पर जो है खेती की जाती है। बिहार में 60% भागों पे खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सूखे से ज़्यादा ग्रस्त है? यानी कि हमारे देश का कौन सा राज्य है जो कि सूखे से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है दोस्तों? तो सूखे से ज़्यादा गुजरात ग्रस्त है। आप गुजरात जाइएगा कभी, सिंहभूम तो ठीक ठाक है, इधर जाइएगा आप उसी के आसपास जो है ना थोड़ा सा सूखा ही सूखा पड़ेगा, मतलब पथरीली थोड़ा सा मिट्टी भी है, वहाँ पे पानी की भी कमी होती है। तो आप जाइएगा जरा पता लगाइएगा, गुजरात में बहुत सारा सुखाड़ आता है। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा खांसी हो ही गया, सुबह सुबह जब 4 बजे जगता हूँ सेल्फ स्टडी के लिए तो हो ही जाता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाला सबसे पहली तरंग जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है दोस्तों, वो कौन सी है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ए। एस तरंगे जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? कितने प्रतिशत भूमि पर जो है ना दोस्तों भूकंप आते रहता है? तो ये 56% भूकंप प्रभावित है यहाँ पर। उसके बाद है भूकंप संभावित क्षेत्र भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? यानी कि भूकंप जहाँ पे आने की संभावना है, जो आता है, तो उसमें भवन यानी कि घर को कैसे बनाना चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आयताकार बनाइए आप, आयताकार हो जाएगा इसका सही आंसर, आयताकार। चलिए तो आज के लिए इतना है। अब लेके आते हैं हम लोग, या तो इकोनॉमिक्स लेके आएंगे दोस्तों, या तो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब नेक्स्ट खत्म हो गया इसको, फिर सब्जेक्टिव भी हम लोग लेके आएंगे। अब सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, हम लोग मेन टॉपिक लेके आएंगे, जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है उस चीज़ को हम लोग लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप जुड़े रहिए, और अपने अगर जो इस चैनल पर नए आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है थोड़ा सा, तो आप बनता ही है ना दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर जो लाभ ना मिले तो कोई बात नहीं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।